हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 39। युग झट से पूछता है, कैसे अभिमन्यु, कैसे पता लगाया जा सकता है यक्षिणी के विपाशा के बारे में। कायर हड़बड़ाते के साथ पूछता है, जल्दी बता अभिमन्यु, चुप क्यों बैठा हुआ है। अभिमन्यु कायर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, बता रहा हूँ बात, बता रहा हूँ यार, मुझे बोलने तो दो पहले, तभी तो बताऊंगा। कायर और युग चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देख, हमें सबको पता है कि युग के पापा यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे, और कोई भी लेखक किसी भी शख्स के पर किताब तभी लिखता है जब उसे उनके बारे में सब कुछ पता हो, उनकी जिंदगी के हर एक दौर से वाकिफ हो, उसकी हंसी खुशी गम सब कुछ पता हो सकता है युग के पापा को भी पता हो कि यक्षिणी को क्या विपाशा मिला था और उन्हें वो विपाशा उस किताब के अंदर लिखा हो। युग अभिमन्यु के बीच में ही टोकते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, इस बारे में हमें पहले ही बात कर चुके हैं ना। मैं तुझे बता चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम पापा की यक्षिणी पर कोई सी बुक भी पॉलिश हुई थी या नहीं। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब देखो बीच में कोई ना कोई टोक देता है। हाँ बोल, अब कोई नहीं टोकेगा। अभिमन्यु कहता है, यार देख, जब भी कोई लेखक कोई सी किताब लिखता है तो उसका ड्राफ्ट सबसे पहले अपने पॉलिशर सेंड करता है। अगर हमें किसी भी तरह ये पता लगा ले कि तेरे पापा के पॉलिशर के पास से अपनी किताब पॉलिश कराते थे और क्या उन्हें यक्षिणी की कहानी का ड्राफ्ट उनके पास भिजवाई थी, तो हो सकता है कि हमें यक्षिणी के विपाशा के बारे में पता लगा लेंगे। और यदि एक बार हमें यक्षिणी विपाशा के बारे में कुछ पता चल जाए तो हमें उसे छुटकारा भी पा सकते हैं। कायर अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता, यार देखा जाए तो मुझे तो अभिमन्यु का प्लान ठीक लग रहा है। युग, तुझे को पता है क्या तेरे पापा किसी पॉलिशिंग हाउस से अपनी किताबें पॉलिश कराते थे। कायर के मन में तो लड्डू फूटने लग गए थे। वो मन ही मन सोचने लगा था कि हो सकता है पॉलिशर से मिलकर उसकी भी शायरी की किताबें पॉलिश हो जाएंगी, जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। यूं कुछ सोचते हुए कहता है, पापा के 4-5 पॉलिशिंग हाउस की किताब पॉलिश होती थी। किताबों में रॉयल्टी के सिलसिले में उन्हें मुझे कांटेक्ट किया था। कछुआ कहता है, कितनी रॉयल्टी मिलती थी यार, जरा हमें भी तो बता। यूं कछुए पर बिनते हुए कहता है, यार ये सब लोग ये जानना चाहते हैं कि एक लेखक को किसकी रॉयल्टी मिलती है। ज्यादा नहीं मिलती, उतनी ही जिसकी उसका गुजारा चल जाए, समझा। और एक बात उसकी किताबों में तब बिकती है जब वो जिंदा रहता है, बल्कि तब ज्यादा बिकती है जब वो मर जाता है। तो पापा को ही देख ले। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ता है, तो अब तय रहा, अब हमें ये पता लगाना है कि तेरे पापा ने यक्षिणी की किताबें या ड्रॉप किस पॉलिशर के को दिया है था। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाने लग जाता है। कछुआ डरते हुए कहता है, अब कौन आ गया और इसे भूतिया कोठी में कौन आना चाहता होगा। कायर कहता है, जाकर देख लेना, यहाँ पर बैठे बैठे क्या अंदाजा लगा रहा है। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने वाला, कहीं यक्षिणी हुई तो। भूल गए ये उसका ही ठिकाना था, हो सकता है वो वापस आ गई हो अपने ठिकाने पर रहने। कायर अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, कछुए तू भी ना गजब बातें करता है। वो यक्षिणी है, यक्षिणी अगर उसे आना होगा तो वो सीधे कोठी के अंदर आ जाएगी, ऐसे दरवाजा खटखटा कर नहीं आएगी, समझा। इतना कहकर कायर नीचे दरवाजे खोलने के लिए चला जाता है। कछुआ उसके जाने के बाद कहता है, ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई चाल हो। कुछ देर बाद यूं कहता है, यार कायर अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अभिमन्यु कहता है, पता नहीं यार, अभी तक तो उसे वापस दरवाजा लगाकर आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। कछुआ घबराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, ये यक्षिणी की कोई चाल भी हो सकती है। देखो, कायर के यक्षिणी की चाल में फंस गया। अभिमन्यु बिनाते हुए कहता है, यार तू 2 मिनट चुप रहा कर, जब देखो मनहूस बातें करता रहता है। चल देख कर आते हैं आखिर हुआ है क्या। नहीं नहीं, तू ही देख कर आ, मैं यहीं पर रहता हूँ। ठीक है, फिर तू यहाँ पर अकेले ही रहना, मैं युग नीचे देख कर आते हैं। क्या कहा, अकेले पागल हो गया है क्या। एक काम करते हैं, तीनों साथ में चलते हैं।
वह तीनों अपनी जगह पर से उठते हैं और नीचे जाने लग जाते हैं। जब वो हॉल के पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कायर दरवाजा खोलकर मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था। अभिमन्यु कायर को देखते हुए कहता है, अब ये कायर स्टैचू बनकर दरवाजे पर क्यों खड़ा है? कछुआ डरते हुए कहता है, कहीं यक्षिणी ने कायर को फ्रीज तो नहीं कर दिया है? दादी ने मुझे एक बार बताया था कि यक्षिणी के पास बहुत सारी जादुई शक्ति होती हैं। उसकी आंखों में ऐसा जादू होता है जो भी उसे आंखों में देखता है फ्रीज हो सकता है। वो यक्षिणी पर निर्भर करता है कि वो फ्रीज करना चाहती है। अभिमन्यु और युग कछुए की बातें का कुछ जवाब नहीं देते हैं और अपने कदम कायर की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। जब वो कायर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे की दहलीज पर बिंदु खड़ी हुई थी, जिसे देखकर कायर स्टैच्यू हो गया था, उसकी आंखों में खोया गया था। युग कहता है, यहाँ पर हमें परेशान है और यहाँ पर दोनों नैना मटका कर रहे हैं। कछुआ कायर को हिलाते हुए कहता, अरे कायर हो कायर। कायर अपने ख्यालों से दुनिया में से बाहर आ जाता है। बिंदु को देखते हुए कहता, अरे बिंदु तुम कब आई? बिंदु कायर पर चिढ़ते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर आए हुए 15 मिनट हो गई है और तुम हो कि मुझे अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हो। जब से बोलने जा रही हूँ, मुझे अंदर जाने दो, पर कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, वो मुझे लगा तुम मेरा वहम हो और कुछ नहीं। तुम ना कायर कुछ ज्यादा ही वहम आता है। मैंने कहा था ना जैसे ही फ्री हो जाऊंगी आ जाऊंगी, तो अब वक्त मिला तो आ गई। कायर दरवाजे के बाहर देखते हुए कहता है, 7 बज गए हैं, अंधेरा भी होने लगा है, तुम अकेले आ गई क्या इतनी दूर? अरे अब्दुल आया था मेरे साथ। कछुआ पूछता है, तो अब्दुल कहाँ पर है? वो तू मुझे दिख ही नहीं रहा। अरे वो चला गया है, मुश्किल से आया था यहाँ तक साथ में। अब गिरा, उसे भी यक्षिणी से डर लगता है, इसीलिए यहाँ तक नहीं आया, बाहर से ही चला गया। अभिमन्यु पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे मुझे क्यों डर लगेगा? यक्षिणी औरतों को थोड़ी अपना शिकार बनाया करती है। वैसे ये सब छोड़ो, मैं खाना लेकर आई हूँ तुम सब के लिए। मुझे पता है सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया है होगा। बिंदु ने अपने हाथ की पॉलिथीन दिखाते हुए कहा। जैसे बिंदु पॉलिथीन दिखाती है, कछुआ झट से वो पॉलिथीन पकड़ लेता है और खुश होते हुए कहता है, वाह बिंदु, दोस्त हो तो तुम्हारे तरह हो जो अपने दोस्तों को इतना ख्याल रखती हो। मेरे पेट में तो सुबह से ही चूहे कूद रहे थे, जिस कारण मैं कुछ सोच तक नहीं पा रहा था। बिंदु कछुए के साथ मजाक करते हुए कहती है, वैसे अगर तेरे पेट का खाना भी होता तब भी तू सोच नहीं पाता। तेरे अंदर दिमाग ही कहाँ है जिसे तू कुछ सोच सके। बिंदु की बात सुनकर कछुए को छोड़कर सब हंसने लग जाते हैं। बिंदु कहती है, वैसे तुम्हें लोगों ने दिन भर कुछ सोचा या नहीं सोचा? कैसी यक्षिणी को छुटकारा पाना है? अरे सोचा है ना। कायर बिंदु को सब कुछ बता देता है जो अभी तक उन्होंने के पास में बातें करी थी। सारी बातें सुनकर कुछ के बाद बिंदु कहती है, ये पलिसर को ढूंढने वाला प्लेन अभिमन्यु का होगा ना? कछुआ झट से कहता, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता नहीं होगा? बचपन से लेकर आज तक अभिमन्यु ही तो सारी मुसीबतों से बाहर निकालता आया है। भूल गए हैं इसके पास हर चीज का तोड़ रहता है। यक्षिणी के चक्रव्यूह में कैसे घुसना है ये अभिमन्यु जानता है, पर हाँ, संभल कर, इस बार तुम्हें उस चक्रव्यूह में से बाहर भी नहीं निकलना है। बिंदु खाना लेकर अंदर आती है और सभी लोगों को खाना खिलाने की डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। कुछ देर में सब का खाना पीना पूरा हो जाता है। बिंदु कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होगी। कायर बिंदु को मना करते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम इतनी रात में कैसे जाओगी? मैं युग बीच में ही कायर को टोकते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम यहीं पर रुक जाओ ना आज रात। बिंदु हंसते हुए कहती है, युग ये गांव है, गांव शहर नहीं जो मैं यहाँ पर तुम लड़कों के बीच में रुक जाऊं। अगर गांव में ये बात पता चल गई ना तो तुम्हें नहीं पता कि मेरी कितनी बदनामी होगी। शहर में लड़के और लड़कियों के साथ में रहना चल जाता है होगा, पर गांव में नहीं चलता। कहता है, सही कहा बिंदु ने। चलो बिंदु, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ घर तक। तुम कैसे अंधेरे में अकेली जाओगी? कछुआ अपनी जगह पर से खड़े होते हुए कहता है, मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। कायर धीरे से कहता है, आ गया या कबाब की हड्डी बनने?
अब तुझे क्यों हमारे साथ चलना है? हमें क्या बारात में जा रहे हैं जो साथ चल रहा है? बारात में नहीं, पर जंगल तो जा रहा हूँ ना। तो अकेले कैसे जाओगे तुम? मैं साथ चल रहा हूँ। अगर तुझे अंधेरे में डर लगा तो? क्या कहा? अंधेरे में मुझे डर लगता है? मुझे डर लगता है या तुझे? सही सही बता। तू आज रात कोठी में बिताना चाहता है, इसीलिए हमारे साथ चल रहा है ना? तुझे डर लग रहा है ना, कहीं यक्षिणी तुझे अपना अगला शिकार ना बना ले। कछुआ अपने चेहरे पर डर छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस ऐसी ही मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। सोचा तुम्हें रास्ते में कंपनी दे दूं, वरना बोर हो जाओगे। बिंदु, कछुआ और कायर अपने बिनते हुए कहती है, तुम्हें दोनों यहाँ पर बैठे बातें ही करते रहोगे, मुझे घर तक छोड़ भी दोगे? मुझे देर हो रही है। कायर कहता है, हाँ चलना। कायर और कछुआ बिंदु को घर तक छोड़ने के लिए कोठी से निकल जाते हैं। अभिमन्यु और युग बहुत थक चुके थे, इसलिए वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। इस तरफ मेहंदी पत्था पुलिस स्टेशन वर्चनेसी पुलिस स्टेशन के अंदर कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर चार्ली आता है। चार्ली के हाथों में एक फाइल थी। चार्ली वो फाइल वर्चनिस को देते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बड़ी देर कर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में। तुम्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गए थे कि बिना बनाने गए थे? वो मैडम क्या है ना, मैं रास्ते में रुक गया था। क्या कहा? रुक गए थे? पर कहाँ? वो मैं ना इस मोहित की जन्म कुंडली निकाल रहा था, तो उसी सिलसिले में लोगों से पूछताछ करने लग गया था। तो फिर कुछ पता चला या नहीं? पता चला ना, सब कुछ पता चल गया मैडम जी। ये मोहित है ना, बड़ा बदमाश था। अपनी पत्नी को छोड़कर सारी औरतों के साथ अवैध संबंध बनाया करता था इसने। मतलब ये मोहित शादीशुदा था? हाँ मैडम जी, और इसकी एक नहीं दो दो शादियां हुई थी। पहली वाली पत्नी जलकर मर गई थी। अब वो जलकर मरी थी या उसे जलाकर मारा था, ये राज तो उसके मौत के साथ ही दफन हो गया है। और ये जो दूसरी वाली पत्नी है ना, सुधा, सुनने में आया है कि ये मोहित उसे भी बहुत मारा करता था। जैसे ही रात होती थी पीना चालू कर देता था। बड़ी परेशान थी मैं तो, उसके ब्याह लेने भी गया था, बड़ी खुशी नजर आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था कि मेरे पति की मौत का उसे जरा सा भी गम था। वर्चनी से कुछ सोचते हुए कहती है, खुश क्यों नहीं होगा, उसे रिहाई जो मिल गई थी। वैसे भी ऐसे पति का मर जाना ही ठीक है जो अपनी पत्नी का मारता हो। कहीं इस सुधा ने ही तो अपने घर वालों को बोलकर मोहित को नहीं मरवा दिया। नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा के तो बस पिता ही हैं, वो भी बहुत बड़ा लाचार है वो। वंशनी पोस्टमार्क रिपोर्ट पढ़ते हुए कहती है, इस पोस्टमार्क में तो किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं, निशान मिल रहे हैं। मैडम मिलेंगे भी कैसे? आखिर ये यक्षिणी ने जो मारा है। वर्चनश्री चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली तुम फिर शुरू हो गए हैं। गांव में ना ये प्रॉब्लम होती है, एक ना एक कहानी तो होती ही है, जिसके आड़ में छुपकर लोग अपनी जाति दुश्मनी निकालते रहते हैं और लोगों को मारते रहते हैं। इस सब का कांड के पीछे जरूर कोई ना कोई शख्स है। ये आप किस गारंटी से कह रही हैं मैडम कि इसके सब के पीछे कोई शख्स है? सुबह तक तो आप कह रही थी कि ये सब कोई खूंखार जानवर भी कर सकता है, अब एकदम से किसी शख्स पर कैसे आ गई? इसके दो कारण हैं। पहला कि जिस तरह तुम मोहित के बारे में बता रहे हो, इसे साफ पता चलता है कि उसके कोई दुश्मन होंगे जो उसको मारना चाहते होंगे। हाँ मैडम जी, इसके तो कई लोगों के साथ झगड़े होते थे, कईयों के जमीन गैर कानून तरीके के हथियार रखी थी। दूसरा कारण यह है कि जानवरों को लिखना नहीं आता। मतलब तुम ये कैसे भूल सकती हो चार्ली कि मोहित की लाश पर सीने के रोमा नाम लिखा हुआ था, और ये कोई जानवर नहीं लिख सकता। तुम्हें एक और बात बताऊं? हाँ मैडम जी बताओ। इस पोस्ट रिपोर्ट में मुताबिक ये रोमा नाम नाखूनों से लिखा गया है। ये खरोच नाखूनों के हैं क्या? हाँ चार्ली, ये रोमा नरोमा का मतलब
हो सकता है तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ। हाँ मैडम, पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें रोमा नरोमा के बारे में? धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।